हेलो एवरीवन, आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में फिजिक्स का एक माइनर सब्जेक्ट है जिसका नाम है बेसिक ऑफ फिजिक्स। इसके पेपर सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये आने वाले फ्यूचर में PYQs के लिए भी हेल्पफुल होगा, जिसका पेपर आईडी है 8022। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। लिखा है अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर इज 6 वोल्ट, द करंट फ्लो इन द रजिस्टर विल बी। तो हमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस 3 ओम और वोल्टेज दिया है 6 वोल्ट। तो हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर। हमें दे दिया है V की वैल्यू 6, I की वैल्यू दे दिया है, I की वैल्यू निकालनी है और R की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ से हम लोग I क्या पाएंगे 2 एम्पियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा D 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 300 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज पासेस थ्रू द कंडक्टर फॉर 10 मिनट्स, द करंट विल बी। यहाँ पर देखिए करंट जो है Q की वैल्यू दे दी है 300 कूलम, I की वैल्यू दिया है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स मतलब 600 सेकेंड हो गया। तो हम लोग को निकालना क्या है करंट। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं I इज इक्वल्स टू Q इंटू टी होता है, सॉरी I इज इक्वल्स टू ये Q अपॉन T होता है, I इज इक्वल्स टू Q बाई T होता है। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे तो Q है 300 और टाइम है 600 सेकेंड। तो I की वैल्यू आएगी 0.5 एम्पियर। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा सही वाला वो हम लोग का हो जाएगा A 0.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द 3 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज एज फॉलोज, तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। तो देखिए इसमें ये और ये क्या है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इन लोगों के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ R1 और R2 दोनों 6 ओम के हैं, तो इसलिए 1/6 प्लस 1/6 ये क्या हो जाएगा 2/6 या फिर 1/3। तो 1/Req की वैल्यू हो गई 1/3, तो Req हो जाएगा 3 ओम। तो ये हो गया ये दोनों का कंबाइंड 3 ओम और ये 6 ओम, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 9 ओम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा C 9 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 बोला है इंडक्टर हैज़ द डायमेंशन ऑफ। तो इंडक्टर का जो डायमेंशन होता है वो होता है फ्लक्स डिवाइडेड बाई करंट। आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे L इज इक्वल्स टू 5/I। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाई। तो जो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होता है वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो फिफ्थ का जो आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन है ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई इन। तो ओम्स लॉ जो होता है वो सेमीकंडक्टर्स फॉलो नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा C सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन है एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम हैव फ्रीक्वेंसी। तो आपको फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, मतलब n, वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे V इज इक्वल्स टू n लैम्डा। तो यहाँ पर V की जगह हम लोग स्पीड ऑफ लाइट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸। n हम लोग को दिया हुआ है, निकालना है, और लैम्डा की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम है, मतलब 1 × 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से जब हम लोग n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ और ये 10⁻10 दूसरे साइड में आएगा तो 10⁻, ये भी 10 हो जाएगा, मतलब 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं फोटॉन। 8 का आंसर हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वेव कंटेंट इन पर यूनिट सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड। तो ये जो है ये वेव नंबर की ही डिफिनीशन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा B वेव नंबर। अगला क्वेश्चन है 10 बार्मर सीरीज लाइज इन विच स्पेक्ट्रम। तो बार्मर सीरीज जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है। 10th का आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन सेंटीमीटर। तो जूल जो है वो वर्क की यूनिट है और वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर 1 जूल वर्क हुआ है तो इसका मतलब 1 मीटर मतलब 1 न्यूटन का फोर्स
1 मीटर तक लगा होगा तो 1 न्यूटन में होता है 10⁵ डाइन, और 1 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर में होता है 10⁻² सेंटीमीटर। ये हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी SI में, ये भी SI में, और हम लोगों को डाइन सेंटीमीटर में पूछा गया है जो कि CGS यूनिट है। तो 10⁵ एंड 10⁻² क्या हो जाएगा 10⁻⁷, मतलब 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा X एंड UV रेज आर A, B एंड C रिस्पेक्टिवली देन। तो इसमें हम लोग को बताना है फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा। तो हम लोग को दिया है गामा X और UV रेज। तो गामा रेज का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 10⁻19 हर्ट्ज या फिर उससे ज़्यादा होता है। एक्स रेज का जो होता है वो 10⁻16 से लेकर 10⁻19 तक होता है, और यूवी का जो होता है वो होता है 10⁻14 से लेके 10⁻16 के बीच में। फ्रीक्वेंसी इतने हर्ट्ज की होती है सबकी। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो इसमें हम लोग को दिख रहा है वो है गामा का, फिर उससे कम जो दिख रहा है वो है एक्स रेज का, और उससे कम जो है वो यूवी का है। तो देखिए गामा रेज के लिए क्या यूज़ किया है ए, और एक्स के लिए क्या यूज़ किया है बी, और यूवी रेज के लिए यूज़ किया है सी। मतलब ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी वाला जो इक्वेशन होगा वो हम लोग का सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड्स इन, तो स्टैंडिंग वेव्स का क्वेश्चन है ये। तो जो डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड्स होता है वो होता है λ/2, और एक एडजेसेंट सक्सेसिव नोड और एंटी नोड का जो होता है वो होता है λ/4। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी व्हेन एंगल थीटा इज। तो बोल रहा है प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम रेंज कब अटेंड होती है। तो रेंज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज का u² sin 2θ/g। तो हम लोग को थीटा के टर्म्स में पूछा गया है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, साइन 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि साइन थीटा 90 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर 45 डिग्री अगर रखा जाएगा तो रेंज जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 45 डिग्री। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। इसका आंसर हो जाएगा मरकरी, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पावर रेडिएशन इज रिलेटेड बाय। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पावर रिलेशन के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है E इज इक्वल्स टू √P। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 17। इफ़ अ ग्लास प्रिज्म इज डिप्ड इन वाटर इट्स डिस्पर्सिव पावर विल बी। अगर ग्लास प्रिज्म को पानी में डुबाया जाए तो उसकी डिस्पर्सिव पावर जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अ पर्सन इज अनेबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा है, तो मतलब उससे कौन सी डिसीज़ है, वो है हाइपरमेट्रोपिया। हिज विजन कैन बी करेक्टेड यूजिंग व्हाट। तो हाइपरमेट्रोपिया में इमेज क्या होता है, रेटिना के पीछे बनता है, जिसको करेक्ट करने के लिए हम लोग को कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्वेक्स लेंस। अगला क्वेश्चन है 19। फॉर 2 पैरेलल मिरर्स द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बिटवीन देम इज। तो जब 2 पैरेलल मिरर्स को आपस में रखा सामने सामने तो उनके बीच में जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो इनफाइनाइट बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फोर्स एंड मोमेंटम इज रिलेटेड बाय। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ का क्वेश्चन है, जिसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट बुलाता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो देखिए dp/dt जो लिखा हुआ है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और दैट इज इक्वल टू फोर्स। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें, F इज इक्वल्स टू dp/dt। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है द डायमेंशनल फार्मूला एंड SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंस।
तो सरफेस टेंशन में आप लोग जानते हैं कि सरफेस टेंशन को डिफाइन किया जाता है फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है MLT-2 और लेंथ के लिए क्या होता है L। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे MLT-2 डिवाइडेड बाई L को तो क्या आएगा ML/0T-2। ये वाला देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये क्या होगा 21 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको यूनिट से भी किया जा सकता था कि फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट लेंथ है तो न्यूटन मीटर इनवर्स इसका आंसर होना चाहिए था। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मास ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ जी कैपिटल आर एंड कैपिटल जी। तो हम लोग जो फार्मूला पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम कैपिटल एम होगा मास ऑफ अर्थ है बाई आर स्क्वायर। हम लोगों को क्या पूछा गया है एम पूछा गया है। एम के टर्म्स में फार्मूला क्या होगा मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ से एम को एक साइड छोड़ेंगे तो क्या बचेगा जी कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल जी, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर डी है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द एस्केप वेलोसिटी वी ई एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी वी ओ इज रिलेटेड बाय। तो हम लोग जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी वी ई जो होता है वो होता है √2g m/r² और ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है वी ओ वो होता है √gm/r²। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या बन रहा है वी ई इज इक्वल्स टू √2v0 या फिर v0। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 24। अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर सेकेंड लॉ क्या कहता है कि r³ जो होता है सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब वो t² के प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 24 का ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए, मतलब 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस बी डबल्ड देन द फोर्स बिटवीन देम विल बी। तो ये ग्रेविटेशन से रिलेटेड ही है। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है Gm1m2/r²। तो अब देखिए यहाँ पर m1 m2 जो है उनको कुछ नहीं कर रहा है, बस उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कर रहा है डबल कर दे रहा है। तो यहाँ r की जगह क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में अगर हम r की जगह 2r रखें तो क्या हो जाएगा Gm1m2/2r हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म क्या बन के आ जाएगा 4r² हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि जो न्यू फोर्स है वो क्या हो जाएगा पुराने फोर्स का 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो 25 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/4 टाइम्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है इफ़ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ 40 मीटर पर सेकेंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड विल बी। तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो है 40 मीटर पर सेकेंड और हमारा टाइम जो दिया हुआ है वो दिया है 2 सेकेंड और हमसे पूछ कर रहा है वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। तो हम लोग इन तीनों इसके लिए एक इक्वेशन जानते हैं जिसका नाम है न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये क्या कहता है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। लेकिन जब हम लोग अपवर्ड मोशन कर रहे हैं तो a क्या हो जाएगा -a। तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल्स टू u माइनस a। a यहाँ पर क्या है g है g को यहाँ पर जनरली 10 ही लिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे u क्या हो जाएगा 20 माइनस g क्या हो जाएगा 10 और t क्या है 2 सॉरी u की वैल्यू 40 ली हुई। तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 2 इंटू 10 20। तो क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन दिया है 27। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मास 10 ग्राम एंड 40 ग्राम आर सेम द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम इज। तो इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि क्या होता है। सभी लोग जानते हैं हाफ mv² होता है। तो देखिए हम लोगों को मोमेंटम के लिए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर mv है तो हम लोग ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा हाफ m² v²/2 m हो जाएगा। अब देखिए mv जो होता है वो क्या होता है मोमेंटम होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं p² और नीचे क्या बचेगा 2m। मतलब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं p²/2
एम। अब देखिए हमें मोमेंटम के टर्म्स में निकालना था, तो हम मोमेंटम के टर्म्स में कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2km, ठीक। और अगर हम लोगों को p निकालना है तो p क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट में 2km। अब देखिए हम लोगों को रेशियो निकालने को कहा गया है, मतलब P1 अपॉन P2 निकालने को कहा गया है। तो P1 अपॉन P2 क्या हो जाएगा, √2km1 अपॉन √2km2। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कि सेम है, तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √m1 अपॉन m2। m1 क्या है 10 और m2 क्या है 40, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो P1 अपॉन P2 क्या हो जाएगा, √1 अपॉन 4, मतलब कि 1/2, मतलब जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:2 का हो जाएगा। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है द टाइम पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज रिलेटेड टू। तो हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लिया गया टाइम होता है, और फ्रीक्वेंसी होता है वो एक यूनिट टाइम में किए गए ऑसिलेशंस का नंबर होता है। तो टी और एन में जो रिलेशन होता है वो होता है टी इज इक्वल्स टू 1/n। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बोल रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg इज एक्टेड अपॉन बाय स्टडी फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड इज। तो हम लोगों को दिया गया है कि फोर्स जो है वो 4 न्यूटन का है, और फोर्स क्या होता है m इंटू ए, ये क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए यहाँ से m जो है मास दिया गया है 4 किलोग्राम, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और अब हम लोग से पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ करेंगे। वो क्या कहता है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब यहाँ पर कुछ देखिए कुछ नहीं दिया गया है तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर u की वैल्यू 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पर u जब 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a की वैल्यू 1 आई है, और t क्या है 4 सेकंड है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से क्या आ रहा है 8, मतलब कि 4 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है वो 8 मीटर डिस्प्लेस करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है इफ़ x इज इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर x इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन किलोमीटर, मतलब x जो है वो किलोमीटर में है, a के लिए कुछ नहीं कहा है, और बोल रहा है कि t जो है वो टाइम है जो कि सेकंड में है। तो पूछ रहा है कि b का जो है वो यूनिट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो। तो देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर BT स्क्वायर जो है इसका डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, किलोमीटर में होना चाहिए था। तो अब यहाँ देखिए टी स्क्वायर जो है ये किस में है, सेकंड में है, तो टी स्क्वायर जो होगा सेकंड में हो जाएगा। तो यहाँ पर बी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, इस ओवरऑल का किलोमीटर में आना चाहिए था। तो अगर हम इसको किलोमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर से रख दें इसकी जगह बी की जगह, तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, तो जो डायमेंशन बचेगा वो किलोमीटर, जो कि एक्स के डायमेंशन के सेम है। तो इससे हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग का जो यहाँ पर डायमेंशन होना चाहिए बी के लिए वो होना चाहिए किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है मिराज इज अ फिनोमिनन ड्यू टू। तो मिराज जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट। तो लाइट ईयर की डिफिनेशन क्या होती है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 33 द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इज वर्चुअल इफ द ऑब्जेक्ट इज। तो कॉन्केव मिरर में कब वर्चुअल इमेज बनती है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो और जब या फोकस या पोल के बीच में रखते हैं तो इन दो केसेस में वर्चुअल इमेज बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एट फोकस। 33 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है द साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन। तो साउंड वेव्स जो होती हैं वो सॉलिड्स में सबसे फास्ट ट्रेवल करती हैं।
तो 34 में जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉलिड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन। तो हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है, तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच कलर एब्जॉर्ब मोर हीट। तो हीट कौन सा कलर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ब्लैक कलर की एब्जॉर्बिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है बाकी कलर्स के कंपैरिजन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, द फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर इन इंडिया इज। तो फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर जो इंडिया का था उसका नाम था अप्सरा, तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन 38 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। तो इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट, 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में सिचुएटेड है, तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 40, the frequency of tuning fork is 256 Hz. It will not resonate with the fork of frequency. तो रेजोनेंस होने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो ये सेम होनी चाहिए या उसके मल्टीपल में होनी चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे 256 है तो ये 256 हर्ट्ज वाले से तो रेजोनेट करेगा ही। अगला है 520 हर्ट्ज, तो ये इसके डबल है तो इसके साथ भी रेजोनेट करेगा, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी है। अगला है 738 और उसके बाद है 638। इन दोनों का जब आप लोग देखेंगे तो ये इसके इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं है, सी और डी। तो इसमें सी और डी जो ऑप्शन जो है ये दोनों के दोनों आंसर इसका होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इसके इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं है 256 के। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो सी और डी दोनों होना चाहिए। बाकी हम लोग इस पेपर को पूरी तरह से सॉल्व कर दिए हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू।